क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और जिस चैप्टर में अभी हमें वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में अभी तक क्या देखा हमने? ग्रोथ के मतलब को समझा हमने, पिछली क्लास में ग्रोथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। आज हम बात करेंगे कि रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये क्या होता है और आगे की फिनोमिना पर हम बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से बात सुनिएगा कि ऑलरेडी हम इन चीजों को जो है प्लांट एनाटॉमी के अंदर एक बार डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं चीजों को हम यहां पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एट द एंगल ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, पहले हम जो है लेक्चर को सुनते हैं ध्यान से, उसके बाद आपको जो मैंने होमवर्क में जो एमसीक्यू थे उनके आंसर देखेंगे हम और नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। होमवर्क के लिए वो तो करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, डीपीएस भी सॉल्व करनी पड़ेगी, टेस्ट को भी जो है वो मिस करने से बचना पड़ेगा। बायोमेंटस का अपने एक सिस्टम है बेटा, यदि आप उसको पूरा फॉलो करेंगे तो सच बता रहा हूं आपको, मैं कमांडो वाली सच्ची फीलिंग आएगी और एग्जाम में आप फोड़ कर आएंगे। कि बायोमेंटस के कमांडो एग्जाम में पेपर सॉल्व नहीं करते, फोड़ के आते हैं, उनके बेहतर रैंक पे आते हैं बेटा, उनमें से एक आप भी रहेंगे। तो चलो पहले लेक्चर देखते हैं, हम फिर क्वेश्चन में बात करते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर। और हम अभी तक क्या देखे बेटा? पिछली क्लास में हम देखे थे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और हमने जो है वो ये भी देखा कि रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। याद है आपको के? और बड़े जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन थी कि अर्थमेटिक ग्रोथ हमें कैसे मेरिस्टेम में देखने मिलती है, कैसे ज्योमेट्रिक ग्रोथ हमें जो है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखने मिलती है। ठीक है, अब आपको मैंने क्लियर कर दूं बेटा यहाँ पे कि ये जो दिया गया जो फिगर है बेटा, एनसीईआरटी का फिगर है, इसमें अर्थमेटिक ग्रोथ को दिखाया गया। तो उसमें जो है वो मैंने आपसे कहा ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सेल जो है वो सीक्वेंस में बढ़ती है। ज्योमेट्रिक में क्या होता है? 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे बढ़ता है। ठीक है ना? क्लियर? इस बात को हम समझे। फिर कुछ बच्चों को जो है वो दिक्कत गया, उन्होंने मुझे कमेंट में भी लिखा कि सर हमको ये दिक्कत गया, हमको अभी भी जो है वो परसेंटेज आपने जो डिस्कस किए इसमें रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, वो हमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपसे एक बार फिर से डिस्कस करता हूं। देखो बेटा, आप दोनों डायग्राम को ए और के लीफ फर्स्ट, हम एक काम करते हैं, इसको लेवल करते हैं। हमने कहा कि ये जो हो गया, ये हो गया लीफ ए हो गई, ये लीफ ए हो गई बेटा, लीफ ए हो गई, और ये हो गई लीफ जो है वो बी हो गई लीफ। ठीक है ना? ए और बी लीफ को देखते हैं हम के। तो आप बताइए मुझे, ए और बी लीफ में छोटी बड़ी पत्तियां ये हमें दिखाई पड़ रहा है के। आप बताइए ए लीफ जो है वो एक दिए गए टाइम के, एक दिए गए टाइम में ए लीफ का साइज, इनिशियल साइज क्या है? ए लीफ का जो इनिशियल साइज है, ए लीफ का जो इनिशियल साइज है बेटा वो क्या है? वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या? और ग्रोथ के बाद है, ग्रोथ के बाद क्या साइज हो गया इसका साइज होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब ये लीफ कितनी बढ़ गई? ये लीफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस लीफ में जो है वो वृद्धि हो गई। हुई या नहीं हुई? हुई ना? ठीक है, चलो लीफ बी पर हम आते हैं। लीफ बी को देखते हैं। लीफ बी में क्या हुआ बेटा? जो लीफ का इनिशियल साइज, लीफ का जो इनिशियल साइज था वो क्या है? वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आफ्टर ग्रोथ, ग्रोथ के बाद साइज क्या है इसका बेटा? ग्रोथ के बाद इसका साइज है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज इसका है या नहीं के? तो मतलब कितना बढ़ गया? ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो लीफ बढ़ गई। ठीक है, मतलब ये है यहां भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ के दोनों लीफ ए और लीफ बी की एब्सोल्यूट ग्रोथ है ना, कुल वृद्धि कितनी उसमें? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई उसमें। हुआ? क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो गया। इसको एजीआर बोला, इसको हमने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट या एजीआर का। एजीआर कितना आया बेटा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया लीफ ए के लिए और लीफ बी के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट की। अब जब रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालोगे तो एक बात दिमाग में रखना, जब रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालोगे तो आप देखोगे कि उसी लीफ के अंदर कितना परसेंट लीफ बढ़ी है। यानी लीफ के अंदर जो डेटा है, जो आंकड़ा है, उसको हम परसेंटेज में शो करेंगे। फॉर एग्जांपल के इनिशियली लीफ क्या थी? इनिशियली लीफ थी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रोथ हुआ उसके बाद लीफ हो गई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गया। मतलब लीफ का साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल हो गया मतलब ऑलमोस्ट 100% लीफ जो है वो ग्रो की या नहीं की?
भाई डबल हो गया मतलब 100% लीफ ग्रो कर ली। तो लीफ ए जो है उसी दिए गए टाइम में 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गई है, मतलब उसी दिए गए टाइम में लीफ का साइज डबल हो गया है, 100% ग्रोथ हो गया है। ये हो गया रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव क्यों बोला हमने? क्योंकि लीफ के इनिशियल साइज को हमने पैरामीटर माना हमने, और उसको हमने फाइनल साइज से कंपेयर किया, कंपैरिजन किया, मतलब रिलेटिव बात हो गया। जब केवल हमने बोला कितना लीफ बढ़ा, अब हमको जब हमने पूछा कितना लीफ बढ़ा, तो वहां पर हमने इनिशियली लीफ का साइज क्या था इस बारे में बात नहीं किया हमने। हमने कहा भाई 5 से 10 हो गया, मतलब 5 स्क्वायर सेंटीमीटर लीफ बढ़ गया। ठीक है। दूसरी लीफ में हमने कहा 50 से 55 हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ बढ़ गया। ठीक है। लेकिन यदि हम इसको कंपेरिजन करें कितना परसेंट लीफ बढ़ा, तो हमने कहा देखो भाई इनिशियली 5 सेंटीमीटर था, अब 10 सेंटीमीटर हो गया, 100% लीफ का साइज बढ़ गया। और दूसरे वाले में क्या बोला हमने? कहा इनिशियली था 50 था, अब 55 हो गया, मतलब यह है कि जो है वो इनिशियल की तुलना में जो है केवल 10% है, लीफ का साइज 10% बढ़ा। भाई कैसे? आप निकाल लीजिए कि यहां पर देखिए 5 से 10 कितना 100% ग्रोथ हो गया, यहाँ पे 50 55 मतलब 5 कितना हो गया, 5 कितना हो गया, इन कंपेरिजन 50 10% के आसपास हो गया, तो 10% लीफ ग्रो किया यहाँ पे, तो ये हो गया रिलेटिव ग्रोथ रेट हो गया। क्लियर? ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट दोनों लीफ का अलग है, लीफ ए और लीफ बी का रिलेटिव ग्रोथ रेट अलग अलग है, परंतु एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की सेम है। ठीक है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम कंडीशंस फॉर ग्रोथ की, कि वृद्धि के लिए किन प्रावस्थाओं की जरूरत होती है, क्या कंडीशन चाहिए पड़ती है, तब जो है वो प्लांट ग्रोथ को शो करता है। देखो बेटा, सबसे मैंने आपसे कहा ना कि प्लांट की ग्रोथ पर असर डालने वाले इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक दोनों फैक्टर होते हैं, दोनों कारक होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ पर असर डालते हैं। हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब मान लीजिए हमें वाटर, यानी प्लांट को वाटर देना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि बीज को अंकुरित करना है तो वाटरिंग की जरूरत होगी अंकुरित के, तो हमने कहा वाटर इज इंपॉर्टेंट, वाटर इंपॉर्टेंट है। के वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? कि वाटर ही सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। यदि आप सूखा हुआ बीज रख देंगे मॉइस्चर निकाल के, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। उसी बीज को पानी में डाल देंगे, जर्मिनेट करने लगेगा। तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी को ब्रेक करने के दौरान जो है वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तभी बीज को पानी में डालने पर बीज फूल जाता है। ठीक है। फिर जो प्लांट सेल ग्रो करती है तो उसके अंदर टरगार प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब ये टरगार प्रेशर क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशन में बता चुका हूं, और मैंने प्लांट वाटर रिलेशन में आपसे कहा था कि वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट लाइफ में के। प्लांट जो होते हैं उनके अंदर सेंट्रल वैक्यूल होता है, वैक्यूलेशन होता है, वाटर उसके अंदर मेन कंपोनेंट वाटर होता है। प्लांट सेल एनीवेज हैव मोर वाटर कंटेंट एज कंपेयर टू द एनिमल सेल के। वाटर इज द बेस्ट मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन। वाटर यहां पर प्लांट सेल में जो है ग्रोथ में रोल प्ले करता है, इलॉन्गेशन में रोल प्ले करता है। तो वाटर के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता है, तभी तो पानी नहीं मिलेगा तो पौधा मर जाएगा, है ना। ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बात करें भाई, अब आप बोलोगे सर प्लांट तो ऑक्सीजन खुद प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही बात है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। दिन के समय ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन रात के समय प्लांट को जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अपने आसपास से सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेगा। फिर मैंने ये भी कहा था आपसे कि प्लांट के डीप सीटेड टिश्यू, जो गहरे बसे टिश्यू होते हैं, वहां तक भी ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके अंदर पहुंचाना होता है। तो असल में रेस्पिरेशन तो जो है वो वाइटल प्रोसेस, उसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता है। तो ऑक्सीजन इज अगेन इंपॉर्टेंट के, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आपको मैंने पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी के अंदर, देखिए अब यहां पे अलग अलग चैप्टर का रेफरेंस आएगा। कल किसी ने कमेंट में कहा कि सर इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाइए कि पिछले पढ़ाए हुए चैप्टर से का कोई जिक्र ना आए या पिछले पढ़ाए हुए चैप्टर से दिक्कत ना हो। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो चैप्टर है सबसे आखिर में, इसलिए दे रखा है इसको ताकि आप पूरा पढ़ लें, उसके बाद आपको समझ में आता है कि भाई मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड यू हैव टू बी बेसिक नॉलेज, आपको सारा नॉलेज होगा, तब उसके बाद चैप्टर आपको समझ में आएगा। रियलिटी सच्चाई यही है चैप्टर की। ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़े? हम पढ़े थे मॉर्फोलॉजी के अंदर कि एक फैमिली होती है राइजोफोरेसी, उसमें राइजोफोरा प्लांट होता है, राइजोफोरा प्लांट होता है। इसमें हमको न्यूमेटोफोर देखने मिलते हैं। न्यूमेटोफोर क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर वही जड़ें होती हैं जो रेस्पिरेटरी रूट होती हैं, जो दलदली भूमि में, ऐसे प्लांट जो दलदली भूमि में लगते हैं, जो मार्शी एरिया में दलदली भूमि में जो प्लांट ग्रो करते हैं, वहां पर पानी कम, पानी चूंकि दलदल होता है, वाटर होता है यहाँ पे, तो पानी वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता जो सॉइल के अंदर, तो जो प्लांट वहां ग्रो करते हैं उनकी रूट को जो है ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर तरफ आना पड़ता है, तो जो है वो ब्रीथिंग रूट्स बनती है उनमें, और उन ब्रीथिंग रूट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं उनको हम, ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमने, है ना। उनमें जो ओपनिंग होती है उनको हम न्यूमेटोथोर्स कहते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, एग्जाम का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि सॉइल के अंदर नहीं होगा तो जड़ें बाहर निकल आती है ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है। फिर
फिर मिनरल एलिमेंट्स के, ये भी चैप्टर पढ़ा हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन का, कि यदि मिनरल एलिमेंट जो है वो ना हो प्रॉपर मात्रा में तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। तो हमने पढ़ा हुआ है सबके कि भाई नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से क्या होगा, फास्फोरस की डिफिशियंसी से क्या होगा, आयरन की डिफिशियंसी से क्या होगा, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से क्या होगा, मैग्नीज की डिफिशियंसी से क्या होगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होगा। ये सब हम ऑलरेडी मिनरल न्यूट्रिशन में देख चुके हैं। तो मतलब ऑक्सीजन जरूरी है, वाटर जरूरी है, मिनरल न्यूट्रिएंट जरूरी है के। इसके अलावा हम बात करते हैं लाइट। अरे लाइट के बगैर तो काम ही नहीं होगा, यदि प्रकाश नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भला कैसे होगा। और फोटोसिंथेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, इकोसिस्टम का पहला ट्रॉफिक लेवल बढ़ाते हैं, याद है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि लाइट एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, के जिससे कि जो है वो फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बात है, क्या लाइट का फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई और भी काम है? यस, लाइट का फोटोसिंथेसिस के अलावा बेटा और भी काम है। पौधे, प्लांट जो होते हैं वो पर्टिकुलर सीजनल प्लांट जो होते हैं, कई प्लांट जो होते हैं वो सीजनल के, वो सीजनल एक्टिविटी को शो करते हैं। एक विशेष मौसम में ही आम आता है, एक विशेष मौसम में अमरूद देखने मिलता है, एक विशेष मौसम में आपको कुछ सब्जियां फल देखने मिलते हैं, दूसरे सीजन में नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्मी के मौसम में खिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ठंड में खिलते हैं, क्या, ठीक। तो मतलब प्लांट सीजनल होते हैं। और ये सीजनल का फर्क क्यों पड़ता है? इसलिए पड़ता है बेटा क्योंकि फोटो पीरियड होता है, के प्रकाश काल होता है। एंड कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अपनी फ्लावरिंग के लिए लंबी रातें, छोटा दिन चाहिए होता है, एंड शॉर्ट डे टाइम होना चाहिए, लॉन्ग नाइट होना चाहिए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग डे चाहिए होता है, शॉर्ट नाइट चाहिए होती है। तो प्लांट तीन तरह के हो गए, एक हो गए शॉर्ट डे प्लांट हो गए, दूसरे हो गए लॉन्ग डे प्लांट हो गए, और तीसरे डे न्यूट्रल प्लांट जिनको दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टमाटर आपको 12 महीना मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधों पर जो है वो फोटोसिंथेसिस के अलावा लाइट के और भी इफेक्ट होते हैं। उसके लिए फाइटोक्रोम नाम का पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें क्या आगे देखना है? आगे हमको देखना है कि फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। तो एक फिनोमिना हम और पढ़ेंगे चैप्टर में, वो पढ़ेंगे हम फोटो पीरियडिज्म को पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्लियर। फिर ग्रेविटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जड़ें, जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, जमीन की ओर ग्रो करती है। शूट जो होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, वो आसमान की ओर ग्रो करता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे मालूम चलता है जड़ों को कि मुझे ग्रेविटी के इनके अकॉर्डिंग नीचे जाना है? कैसे मालूम चलता है स्टेम को कि मुझे ऊपर की ओर जाना है? कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ऑक्सिन नाम का फाइटो हार्मोन रोल प्ले करता है। ऑक्सिन ऐसा प्लांट हार्मोन है जो फोटोट्रॉपिज्म में रोल प्ले करता है, जियोट्रॉपिज्म में रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये अगेन ग्रेविटी इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। ग्रेविटी को सेंस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे आगे के। इसका मतलब यह है कि देयर आर फ्यू कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ठीक है ना। चलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा था हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट आर वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ, ठीक है ना। ठीक है, हमने कहा कन्विंस बात से हम वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट आर वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ। द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल इनलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर वाटर। मैंने कहा ना प्लांट सेल को ग्रो करने के लिए टरगार की रिक्वायरमेंट होती है। टरगार का मतलब क्या होता है? जब अंदर का सेंट्रल वैक्यूल वाटर अंदर लेता है और वैक्यूल फूलता है तो पौधे की कोशिका, प्लांट सेल जो है फूली हुई रहती है, तनी हुई अवस्था में रहती है, वो स्ट्रेच कंडीशन में रहती है, उसको टरगार बोलते हैं, ठीक है। टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ग्रोथ के। याद होगा आपको कि प्लांट सेल में जब प्रॉपर वाटर होगा तो प्लांट सेल फूली हुई होती है। यदि प्लांट सेल के वैक्यूल से वाटर का लॉस होता है तो प्लांट सेल जो है वो सिकुड़ जाती है। उसके अंदर कई बार हमको प्लाज्मोलाइसिस भी देखने मिलता है, याद है ना, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि टरगार जो होता है, टर्जिडिटी जो सेल की होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्फीतता बोलते हैं। वाटर के कारण इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द सेंट्रल वैक्यूल इज सोलोन इन साइज, फूला हुआ होता है, पौधे की कोशिका तनी हुई होती है, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, उसे हम प्लांट सेल का स्ट्रेच होना कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा एनसीईआरटी में लिखा है टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ग्रोथ, पौधे की कोशिका को लंबा होने में, तनकर रहने में हेल्प करती है वो, ठीक है। और प्लांट ग्रोथ का और डेवलपमेंट का वाटर के साथ बड़ा गहरा संबंध होता है, क्योंकि जो है प्लांट की लाइफ में वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टरगार प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर इज आल्सो मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। वाटर जो है वो ग्रोथ के लिए जो केमिकल्स बनाने पड़ेंगे, जो प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसाइज करना पड़ेगा, उसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वाटर इज द बेस्ट मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन, क्लियर। अब ये तो हमने बात की कंडीशंस फॉर ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स की बात की, ठीक है। फिर क्या लिखा है?
ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एक्टिविटीज। भाई हमको ग्रोथ करने के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी क्यों चाहिए? कई सारी मेटाबॉलिक पाथवे में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन से। और कोशिकीय श्वसन में सबसे अधिक एटीपी कब बनते हैं? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सबसे आखिर में आकर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और वाटर को बनाता है। याद आया? याद आया? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा है ना बेटा के। चलिए फिर न्यूट्रिएंट मैक्रो और माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में प्रोटोप्लास्ट के बनाने में कई सारे एंजाइमों के एक्टिवेटर होते हैं, कई सारी प्रोसेस में भाग लेते हैं। जैसे फास्फोरस है, यदि फास्फोरस नहीं होगा तो एटीपी नहीं बन सकता है, क्योंकि एटीपी के अंदर तो फास्फेट ग्रुप ही होता है एनर्जी बॉन्ड के। तो मैंने कहा नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, ठीक है, डीएनए प्रोटीन के बनने में दिक्कत होगी। तो कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। के कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको कम मात्रा में चाहिए होता है, कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट जिन्हें अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा प्लांट को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो प्लांट जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बेहतर में फ्लावरिंग कर रहा था, उसको उठा के अपने 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया तो उसका एंजाइम सिस्टम फेल कर जाएगा। और जो प्लांट जो है वो आपने यदि प्लांट को उठाया वहां से और आपने बर्फ में जाकर ग्रो किया उसको, तो वहां ग्रो नहीं कर पाएगा। तो असल में आपको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर कंडीशन में से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा और यदि आपने जो है वो आपने प्लांट को उठा के आपने नॉर्मल लैंड प्लांट है, सामान्य लैंड प्लांट है, उसको उठा के दिया आपने मरुस्थल में जाके आपने डेजर्ट में जाके लगा दिया तो वो मर जाएगा। भाई आपने मनी प्लांट लिया, मनी प्लांट को आप जाके लगाए कहां पे? सहारा डेजर्ट में जाके लगाया, मर जाएगा वो तो, ठीक है। नहीं, वाटर नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन डेजर्ट के अंदर जो कैक्टस है वो सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। डेजर्ट के अंदर कैक्टस है वो सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसके अंदर ऐसे एडॉप्टेशन है कि वो वहां सर्वाइव कर पाता है। तो ग्रोथ, जो नॉर्मल ग्रोथ की हम बात करें तो डेविएशन करेंगे यदि आप प्लांट में डेविएशन करेंगे आप प्लांट ग्रोथ के लिए, तो वो आपको दिक्कत कर सकता है कि नॉर्मल प्लांट का जो अपना हर प्लांट स्पीसीज का अपना टेम्परेचर रेंज होता है, उससे आगे पीछे जाएंगे तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। के फिर एक्सटर्नल सिग्नल से लाइट हुआ, ग्रेविटी हुआ, ये भी प्लांट की ग्रोथ पर असर डालते हैं, ठीक है। यहां तक तो हमको बात समझ में आई, हमको ये बात समझ में आई कि देयर आर सम फैक्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना को हम समझेंगे। हमने ये देखा था अभी तक बेटा, हमें देखो जितना नॉलेज हमारे पास अब तक बॉटनी का है उस सारे नॉलेज को हम यूज कर रहे हैं। दिस चैप्टर डिमांड्स ऑल द नॉलेज ऑफ बॉटनी, यानी बॉटनी का जितना नॉलेज हमारे पास था ना उस नॉलेज को हम एक साथ यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करने पर क्या होता है? परमानेंट सेल को बनाती है। मेरिस्टेमेटिक कोशिका डिवाइड करती है और अपने आप को रिप्लेस करती है, अपने आप को बनाएगी एक तो वो, और परमानेंट सेल्स को कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है ना। अर्थमेटिक ग्रोथ में बात किया था हमने, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ने क्या बनाया? परमानेंट सेल को बनाया। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने परमानेंट सेल को बनाया तो परमानेंट सेल को से देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने क्या किया? दो सेल्स को बनाया। एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल के रूप में ही काम करती रही, दूसरी सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही परमानेंट सेल में कन्वर्ट हुई तो हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया कि कोशिका डिफरेंशिएट हो गई है। वो क्या हो गई? वो डिफरेंशिएट हो गई सेल। मतलब जैसे एक परमानेंट सेल का बनना, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बन रही है। नॉर्मली क्या हो रहा था, हमने अब देखा था कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल थी, इसने डिवाइड किया, दो सेल्स को बनाया उसने, और एक सेल जो है वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गया और एक सेल एज ए मेरिस्टेम काम कर रहा है, ये बन गया परमानेंट सेल बन गया, ठीक है। तो जो जैसे परमानेंट सेल बना तो हमने क्या बोला? हमने कहा भाई देखो कैरेक्टर्स बिकम्स मोर स्पेशलाइज। इस परमानेंट सेल के अंदर अब धीमे धीमे वैक्यूल, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में वैक्यूल नहीं होता, दे डोंट हैव, दे हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे हैव लार्जर न्यूक्लियस, क्योंकि उन्हें डिवाइड करना होता है, रैपिडली डिवाइड करना होता है। लेकिन जब ये परमानेंट सेल बना तो इसने अपना साइज बढ़ाया, सेल वॉल को उसने अपने प्राइमरी डिपोजिशन सेल वॉल के अंदर हुआ और उसने अपने अंदर जो है वो वैक्यूल को डेवलप करना शुरू किया। तो हमने कहा देखो ये मेरिस्टेमेटिक सेल से अलग दिखाई पड़ रही है, मतलब इसका हो गया है डिफरेंशिएशन। क्या हो गया इसका? डिफरेंशिएशन हो गया इसका, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था जब भी मेरिस्टेम काम करता है तो तीन चीजें होती हैं। एक होता है फॉर्मेशन, बनना, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहा उसको हमने। बनने के बाद करता है वो इलोंगेशन, देन क्या होता है उसके बाद? देन उसका होता है मैच्योरेशन के। तो मैंने कहा बना, बनकर साइज को बढ़ाया और अपने आप को उसने जो है वो किसी रूप में कन्वर्ट किया, हमने बोल दिया डिफरेंशिएशन। और ये मैच्योरेशन कहा हमने उसको, और उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। देखो अब इस वर्ड को ऐसे याद रखना कि डिफरेंट, जो सिस्टर सेल जो बनी हुई कोशिका उससे वो डिफरेंट दिखाई देने लगी है, उससे वो डिफरेंट दिखाई देने लगी है, डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो हमने क्या बोला कि जो डिफरेंट जो एक्चुअल ओरिजिनल सेल थी उससे वो कोशिका डिफरेंट बन गई, तो हमने बोला डिफरेंशिएशन बोला इसको हमने। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा, मेरिस्टेमेटिक कोशिका है ये। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होने पर जो है नई कोशिका बन रही है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, हो रहा है, एक्सटेंशन एक्सपांशन हो रहा है इसका, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली हमने वर्ड यूज किया, हमने कहा डिफरेंशिएशन वर्ड का हमने इस्तेमाल किया और एक मैच्योर कोशिका बन गई, एक परिपक्व कोशिका बन गई। ठीक है, इससे पैरेन्काइमा सेल की बात की हमने, क्लियर। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल थी, डिवाइड किया इसने, डिवाइड करने पर क्या हुआ बेटा, डिवाइड करने पर एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल खुद बन गया और एक क्या बन गया, एक परमानेंट सेल बन गया। ठीक है, अब ये परमानेंट सेल ने क्या किया, अपना साइज बढ़ाया इसने। ठीक है, अपना साइज बढ़ाया इसने और ये थोड़ी सी अलग दिखाई देने लगी कि इसने अपना साइज मान लो फॉर एग्जांपल कि ये ऐसी बन गई। ठीक है, हमने कहा ये हो गया डिफरेंशिएशन, तो हमने इसके लिए यहां पर वर्ड यूज किया, हमने कहा ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्या हुआ, अब लंबे से ये कोशिका वंस परमानेंट सेल जब बनती है तो उसमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन उसकी चली जाती है, वो डिवाइड नहीं करती। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ी, अब आने वाले कुछ समय के बाद जरूरत पड़ी कि ऐसा लगा कि इन परमानेंट सेल्स को दोबारा से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा और इनको कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को वापस लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इनको अब आगे चलकर लेटरल मेरिस्टेम बनाना है। और वो लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, वो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम बनाना है। तो ये जो परमानेंट सेल थी, पैरेन्काइमा सेल थी, इन्होंने इनमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इनमें वापस आ गया, ये वापस से इनके अंदर वापस से विभाजन की क्षमता वापस से आ गई इनके अंदर। ठीक है, ठीक है, दे रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन, यानी अभी जो परमानेंट सेल थी वो क्या बन गई, वो मेरिस्टेमेटिक सेल बन गई, क्योंकि उसने कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को वापस ले लिया। अभी आप बोलोगे सर ये कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को कैसे वापस ले सकती है, देखो बेटा, नंबर एक, पहली कंडीशन ये है कि परमानेंट सेल लिविंग होना चाहिए। जो परमानेंट सेल डेड हो गया, मान लो स्क्लेरेन्काइमा सेल से, वो कभी भी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को वापस लेकर नहीं आ सकती, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मरी हुई कोशिका होती है, उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। लिविंग परमानेंट सेल जो है वो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को वापस से रीगेन कर सकती है, क्योंकि जब कोशिका डिवाइड नहीं करती है, सेल डिवीजन जब सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, तो हम बोलते हैं कि ऐसी परमानेंट सेल जो सेल साइकिल का हिस्सा नहीं है, जो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को खो चुकी होती है, वो वास्तव में G0 फेज में होती है। याद आया, ये साइटोलॉजी का पॉइंट है, किस में होती है, G0 फेज में होती है। क्लियर, ठीक है। फिर जिन कोशिकाओं में अब जिन कोशिकाओं को वापस से कैपेसिटी ऑफ डिवीजन चाहिए होता है, वो G0 फेज से वापस G1 के अंदर पहुंचेंगी और आगे बढ़ जाएंगी उठ के। तो इसका मतलब ये है कि G0 फेज जो है वो ऐसा है, सेल साइकिल से बाहर निकालने वाला फेज है, उसमें परमानेंट सेल होती है। लेकिन जब जरूरत पड़ी कि भैया सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाना है हमको या लेटरल मेरिस्टेम क्रिएट करना है, तो परमानेंट सेल को इंडक्शन मिला, और वो केमिकल इंडक्शन होते हैं, और केमिकल इंडक्शन मिला और उसने क्या किया, उसने अपनी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रीगेन कर लिया। तो क्या हो गया, हमने कहा कि यहां पर दोबारा दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे दोबारा परिवर्तन हुआ। एक तो परिवर्तन यहां हुआ था कि जो सेल बना था, मेरिस्टेमेटिक सेल बना था, उसने परमानेंट सेल में कन्वर्ट हुआ। दूसरा परिवर्तन यह हो गया कि परमानेंट सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि बॉस दोबारा से डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन मतलब है कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर से अलग बन जाना, वो डिफरेंशिएशन है। तो एक बार तो पहले हो चुका था डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने कहा भाई ये तो रीडिफरेंशिएशन, दोबारा से डिफरेंशिएशन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने कहा अगेन डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या समझेंगे बेटा, हम ये समझ गए बात को कि हाँ दिट में ही पॉसिबल। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, इसने दोबारा से क्या किया, इसने दोबारा से जो है वो उसने क्या किया, इसने दोबारा से डिवाइड किया और इसने परमानेंट सेल्स को बनाया, ठीक है। जाइलम को बनाया, फ्लोएम को बनाया उसने, क्लियर, ठीक है। तो एक बार फिर डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो कुल मिला के हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। एक बार मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू, दूसरी बार परमानेंट से मेरिस्टेम, और तीसरी बार उस मेरिस्टेम से फिर परमानेंट टिश्यू। 3 बार हो रहा है। अब तीनों के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, चलिए हम देखते हैं। पहले तो एक बात हम समझते हैं यहां पे कि हम जो है वो एक प्लांट टिश्यू का एक पूरा का पूरा हम फ्लो चार्ट देखते हो। ये फ्लो चार्ट दिमाग में रखिएगा बेटा। प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। परमानेंट टिश्यू में टिश्यू होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन में फर्क की बात कर रहे हैं हम कि क्या होता है डी डिफरेंशिएशन को, क्या होता है रीडिफरेंशिएशन। क्या मतलब ये हुआ कि एक बार हुआ डिफरेंशिएशन के, फिर से उसके बाद परमानेंट सेल मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो रही है। कब हो रही है बेटा वो, जब लेटरल मेरिस्टेम बनाना पड़ेगा या सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाना पड़ेगा,
याद करो आपके, हमने कहा था वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनती है तो शुरू से एक तो क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो है वो फेसिकुलर कैम्बियम होता है, और दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में जो है वो पिथरे कोशिकाएं गुजरती हैं, और पिथरे सेल्स जो होती है, वो जो सेल्स पिथरे सेल्स जो फेसिकुलर कैम्बियम के ठीक सामने होती है, उनमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन वापस से लौट आता है और दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो वो क्या होती है, वो परमानेंट सेल होती है, पेरेन्काइमा सेल होती है, जिनमें कैपेसिटी ऑफ डिवीजन लौट आता है। अब वो बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है। वो याद आया आपको, पढ़ा है ना हमने, ठीक है। और ऐसे करके कैम्बियम रिंग बनती है। तो वो फिनोमिना क्या है, वो फिनोमिना है डी डिफरेंशिएशन के। हमने क्या कहा, हमने कहा डी डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस दैट मैच्योर सेल्स रिवर्स देयर स्टेट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एक्वायर प्लुरिपोटेंशियलिटी के। प्लुरिपोटेंशियलिटी का मतलब होता है कि उनमें वापस से मेरिस्टेमेटिक पावर आ गया है, वो किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकती है के। तो क्या बोला मैंने, कहा डी डिफरेंशिएशन, मैंने आपसे कहा डी डिफरेंशिएशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि मैच्योर सेल जो होती है वो अपनी स्टेबल कंडीशन से, अपनी जो है वो डिफरेंशिएशन की जो कंडीशन थी उससे बाहर निकलती है, और वो क्या करती है, वो फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, ठीक है। अब री डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है, जो कोशिका जो परमानेंट सेल से मेरिस्टेम बन गया है, तो क्या बोला, डी डिफरेंशिएशन बोला हमने। या टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना बेटा के, पहले क्या हुआ, पहले मेरिस्टेम से परमानेंट सेल बना, डिफरेंशिएशन बोला हमने। परमानेंट सेल से फिर से मेरिस्टेम बन गया है, तो क्या बोला हमने, डी डिफरेंशिएशन बोला। डी डिफरेंशिएशन वाली सेल जो डिवाइड करेगी फिर से परमानेंट सेल को प्रोड्यूस करेगी, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा वो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, री डिफरेंशिएशन बोलेंगे उसको हम। क्या लिखा है, redifferentiation is the process where de-differentiated cells lose the power of division and become specialized to perform a function by converting into a part of permanent tissue के, जैसे कि जाइलम ट्रैकिड का बनाना, फ्लोएम का सीव ट्यूब बनाना, इसके लिए में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अब दूसरा अंदर देख रहे हैं हम आउटकम के, सेल्स रिगेन द कैपेसिटी ऑफ फर्दर डिवीजन बाय डी डिफरेंशिएशन, क्या आईएमपी, क्या कोशिकाएं जो होती हैं, जो परमानेंट सेल्स होती है, वो दोबारा से विभाजन की क्षमता को वापस पा लेती हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। और जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, जब वो डिवाइड करती है, नई सेल्स को बनाती हैं, और नई सेल्स को बनाती हैं, और जो सेल्स डिफरेंट दिखाई पड़ती है एकदम, उन्हें हम री डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक, क्लियर। फिर हमने कहा न्यू सेल्स की बात करें तो न्यू सेल जो बनती है वो डी डिफरेंशिएशन से बनती है और मेरिस्टेम के समान काम करती है, और री डिफरेंशिएटेड सेल जो होती है वो फिर से परमानेंट सेल बन जाती है। री डिफरेंशिएट जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी, परमानेंट सेल्स बनेंगी, वो परमानेंट सेल्स कहलाएंगी री डिफरेंशिएटेड सेल बनेंगी, उनमें फिर से कैपेसिटी ऑफ डिवीजन चला जाएगा उनमें, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल क्या है बेटा, याद रखना एग्जाम्पल के, ये बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है के। एग्जाम्पल है कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होते हैं ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, जबकि सेकेंडरी जाइलम हुआ, सेकेंडरी फ्लोएम हुआ, फेलोडर्म हुआ, कॉर्क हुआ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये री डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, दीज आर दी री डिफरेंशिएटेड टिश्यूज, ठीक है ना, क्लियर। चलिए एक बार मैं फिर से आपको मेरी बात ध्यान सुनिए हटके, अगेन दिस इज एनसीईआरटी पॉइंट, मैं लोगो बनाना भूल गया इसमें, मैं लिख देता हूं उसमें ऐसा के एनसीईआरटी, ठीक है, ठीक। अब सुनो बेटा, मुझे मालूम है कि क्या तीनों टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज करती थोड़ा सा के, तो अब आप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। देखो बेटा ये क्या था, ये मेरिस्टेमेटिक सेल थी, मैंने एम लिखा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, डिवाइड किया इसने, एक तो मेरिस्टेम को खुद इसने अपने आप को खुद बना लिया इसने, और एक इसने बनाया परमानेंट सेल्स को बनाया, ये परमानेंट सेल को मैंने पी कर दिया, बनाया, ठीक है। इस परमानेंट सेल ने क्या किया, मैच्योरेशन हुआ, अपने आप को उसने ग्रो किया, ठीक है, डिफरेंट टाइप की सेल, ये परमानेंट सेल है, ठीक है। इस फिनोमेना को हमने क्या बोला, हमने कहा कि देखो जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, कायदे में मेरिस्टेमेटिक सेल शुरू में बनी होगी, वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गई, वो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन चला गया उसका, इस फिनोमेना को हमने बोल दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप, क्लियर, के। अब क्या हुआ बेटा, मतलब यह हुआ कि जब डिफरेंशिएशन हुआ तो परिवर्तन क्या हुआ, जब डिफरेंशिएशन हुआ तो मेरिस्टेमेटिक कोशिका सेल परमानेंट सेल बन गई, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवाइड किया और परमानेंट सेल्स को प्रोड्यूस किया, क्लियर। अब इस परमानेंट सेल ने क्या किया, इस परमानेंट सेल ने जो है क्या किया, इसने कैपेसिटी ऑफ डिवीजन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन के विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त किया इसने। अब क्या बन गया ये, अब ये फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन गई है,
ठीक है। अब क्या बना, लेटरल मेरिस्टेम बना, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। हमने क्या बोला इस फिनोमेना को, हमने कहा जब इसने रीगेन किया पावर को, डिवीजन का पावर रीगेन किया इसने, हमने बोल दिया इसको डी डिफरेंशिएशन बोला इसको हमने, ठीक है, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन बोला फिनोमेना को हमने यहां पे, क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, देखो डिफरेंशिएशन में मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने परमानेंट सेल को प्रोड्यूस किया, डी डिफरेंशिएशन में परमानेंट सेल ने मेरिस्टेम को प्रोड्यूस किया, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब इस सेल ने डिवाइड किया, इस सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड किया इसने, डिवाइड करके इसने क्या बनाया, इसने दो परमानेंट सेल्स को इसने प्रोड्यूस किया डिवाइड करके, ठीक है, परमानेंट सेल्स को उसने प्रोड्यूस करके। हो सकता है एक्टिव मेरिस्टेम होगा तो वो अपने आप को रिप्लेस कर देगा, तो हमने क्या बोला, हमने कहा दो नहीं बोलना चाहिए कायदे में, क्योंकि यहाँ पर अर्थमेटिक ग्रोथ ही होगा। तो मैंने कहा इसने एक तो अपने आप को उसने क्रिएट किया, जरूरत पड़ेगी तो अपने आप को क्रिएट करके रखेगी वो, अदरवाइज क्या हुआ यहाँ पे एक परमानेंट सेल्स को प्रोड्यूस किया। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर जो है वो इस मेरिस्टेम ने क्या किया, इसने परमानेंट सेल्स को प्रोड्यूस कर दिया इसने, ठीक है। तो क्या हो गया, ये रीडिफरेंशिएशन, दोबारा देखो डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन को खत्म करके वापस मेरिस्टेम बन गया और फिर से रीडिफरेंशिएशन हो गया। अब आप बोलोगे सर ये री डी वर्ड क्यों लगा रखे इतने, ये तो कंफ्यूज करता है हमें। देखो बेटा ऐसे सिंपल तरीका ऐसा याद करने का ये है, डिफरेंशिएशन विभेदन हुआ, डी डिफरेंशिएशन विभेदन को वापस से मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर दिया है ना, जो बना था वो वापस मेरिस्टेम बन गया, डी डिफरेंशिएशन बोल दिया सोनेट के। और री डिफरेंशिएशन यानी एक बार पहले डिफरेंशिएशन हो चुका था और उस सेल्स ने डी डिफरेंशिएशन किया उसने और वापस से वो री है ना दोबारा से डिफरेंशिएशन वर्ड कहां लगाया हमने, परमानेंट के बनने के लिए, रीडिफरेंशिएशन दोबारा से डिफरेंशिएशन हुआ यहां पे, और डी मतलब अपोजिट प्रोसेस चला गया वो, क्लियर, परमानेंट से मेरिस्टेम बन गया वो, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, दिस सेल्स derived from the root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform specific function, ठीक है। जो कोशिकाएं मेरिस्टेम से बनती है बेटा वो डिफरेंशिएट करती हैं, अपना साइज थोड़ा डिफरेंट कर लेती हैं वो, और वास्तव में अपने आप को मैच्योर करती है वो, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इनके अंदर कई बार ट्रैकेरी एलिमेंट बन जाते हैं, इनका कई बार प्रोटोप्लाज्म लूज होता है, और याद रखिए जिन कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म लूज होता है वो डी डिफरेंशिएशन में नहीं जा सकते, कि जो दी सेल्स which lose the protoplasm they cannot go for the डी डिफरेंशिएशन, केवल लिविंग सेल्स में ही पावर ऑफ डिवीजन वापस आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार लिग्निन सेलुलोज की वॉल बनती है, और मैंने कहा जहां भी लिग्निफाइड वॉल बनेगी वो कोशिका सेल्स क्या होंगी, वो सेल्स जो है वो डेड सेल्स होंगी उठ के। तो क्या बोल रहा है वो, कह रहा आपसे कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि डिफरेंशिएशन हुआ और एकदम टर्मिनल स्ट्रक्चर बन गया, यानी ट्रैकेरी एलिमेंट्स बन गए, लिग्निफाइड वॉल बन गई है, साइटोप्लाज्म खत्म हो गया, मतलब स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू बन गया, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है, लिविंग डिफरेंशिएट सेल्स के, देखिए वहां वर्ड यूज किया उनके, बकायदा एनसीईआरटी वर्ड यूज किया लिविंग के, याद रखिए सभी ऑल डिफरेंशिएट सेल्स कैन नॉट रिगेन द पावर ऑफ डिवीजन, के सभी डिफरेंशिएटेड सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन वापस से नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ डिफरेंशिएटेड सेल जो है वो डेड होती हैं और कुछ लिविंग होती हैं, क्लियर। तो केवल लिविंग में पावर ऑफ डिवीजन वापस आ सकता है, के नाउ लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड के कैन रिगेन, के जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो क्या है, वो है पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के, जबकि स्क्लेरेंकाइमा क्या होती है, डेड सेल होती है के। तो इनमें पावर ऑफ डिवीजन वापस आ सकता है के, ठीक, अंडर सर्टेन कंडीशन, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, आईएमपी, ठीक है। तो भूलना नहीं बेटा, क्योंकि कई बच्चे गलती करते हैं डी डिफरेंशिएशन में और री डिफरेंशिएशन में, के। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा मेरिस्टेम से परमानेंट का बनना डिफरेंशिएशन, और परमानेंट से फिर से मेरिस्टेम का बनना डी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। और जो नया मेरिस्टेम बना है, जो डी डिफरेंशिएशन के बाद में मेरिस्टेम बना है, उससे परमानेंट सेल का बनना अगेन री डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हुआ, कॉर्क कैम्बियम का बनना, ये क्या एग्जांपल होता है, ये डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल होता है, क्या यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे मेरिस्टेम टिश्यू डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो है वो नई कुछ सेल्स को बनाएंगे, और वो नई सेल्स फिर से अपने आप को मैच्योर करेंगी और जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस करेंगी, और यहां पर होगा री डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो तीन प्रोसेस का सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। पहले मैंने आपसे कहा, पहले होगा डिफरेंशिएशन, भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है, कमांडोज भूलना नहीं, डिफरेंशिएशन, फिर होगा डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर होगा बेटा री डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे क्या भूलना नहीं, के यू शुड रिमेंबर दिस सीक्वेंस बेटा, के डीडीआर,
ठीक है ना, ठीक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, क्या, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि डीडीआर इज द सीक्वेंस की डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, क्लियर। अब जैसे ट्यूमर है, ट्यूमर क्या है, ट्यूमर क्या है, ट्यूमर है एक एबनॉर्मल ग्रोथ के एक परमानेंट सेल थी, परमानेंट सेल में पावर ऑफ डिवीजन वापस से आ गया है और लगातार 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 वो डिवाइड कर रही है उठ के, ठीक है, और सेल, और वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही उठ के, तो ट्यूमर सेल क्या है, वो डी डिफरेंशिएट सेल्स है, वो क्या है, वो डी डिफरेंशिएट सेल होती है, ठीक है। What would you call the parenchyma cells that are made to divide under the controlled laboratory condition during the plant tissue culture? तो बेटा जो मेस्टमेटिक सेल्स जो 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 पेरेनकाइमा सेल्स होती है जिनको हम टिश्यू कल्चर के रूप में यूज करते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उनके लिए हम एक्स प्लांट वर्ड यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर में हम एक्स प्लांट वर्ड यूज करते हैं, कल्चर मीडियम में उस प्लांट पार्ट को रखते हैं हम उससे और उसको डिवाइड करते हैं, उससे एक एमॉर्फस मास ऑफ सेल बनता है, कोशिकाओं का एक समूह बनता है, उस एमॉर्फस मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस को फिर हम अलग अलग हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन में रखते हैं और रूट और शूट को उसमें हम इनिशिएट करते हैं, ठीक है। अब इतना हम जानते हैं कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है, सब कुछ बेटा एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी है, मैं इसमें लोगो लगाना भूल गया इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे कि प्लांट में ग्रोथ ओपन टाइप होती है। ओपन टाइप का मतलब है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो जब तक ग्रोथ होती रहेगी जब तक कि उस पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, और मेरिस्टेम वाली ग्रोथ जो होती है वो लगातार होती रहती है। तो मैंने कहा था आपसे प्लांट में ग्रोथ क्या होती है, पौधों में वृद्धि होती है, लोकलाइज और अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, क्या पौधों में कई बार होता है कि कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद में एपिकल मेरिस्टेम अपने आप खत्म हो जाता है और पूरे ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम से होती है, ठीक है। तो दैट मे बी पॉसिबल है, प्लांट टू प्लांट डिफर भी करता है चीज, ठीक है। We may say that even differentiation in plant is open because cells tissues arising out the same meristem have different structure at maturity, क्या तो हम कैसा कहते हैं कि जो डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें वो भी ओपन टाइप का होता है। मतलब ये है कि एक मेरिस्टेम डिवाइड करेगा, पेरेनकाइमा सेल्स को बनाएगा, पेरेनकाइमा सेल्स फंडामेंटल या फाउंडेशन टिश्यू ऑफ प्लांट होती है और ये पेरेनकाइमा सेल्स किसी भी टिश्यू में फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार हुआ डिफरेंशिएशन, फिर से हुआ डिफरेंशिएशन, तो मतलब ओपन टाइप होता है, कोई भी किसी भी फॉर्म में सेल कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। The final structure at maturity of cell or tissue is determined by the location of the cell within के। अब सेल कहां पर है भाई, एपिडर्मल का सेल होगा डिफरेंट दिखाई पड़ेगा, कॉर्टेक्स का सेल होगा डिफरेंट दिखाई पड़ेगा, एंडोडर्मिस का सेल होगा डिफरेंट होगा, लीफ का मेसोफिल सेल होगा डिफरेंट होगा। तो सेल है कहां पर वो के इस पर डिपेंड करता है, और सारी सेल बनी मेरिस्टेम से ही है, यानी जो एपिकल मेरिस्टेम उसने ही जो सेल्स उसी ने जो पेरेनकाइमा सेल्स बनाए थे ना, उसी में से कुछ सेल जो है बर्ड बन गई, कुछ सेल ने लीफ का हिस्सा बन गई, यानी सब कुछ बनी एक ही मेरिस्टेम से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएटेड एज द रूट कैप सेल के। अब रूट कैप क्या होता है हम ऑलरेडी एनाटॉमी में देख चुके हैं हमके, तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम बाहर की तरफ जो सेल्स को बना के रिलीज करती हैं वो रूट कैप को बनाती हैं, ठीक। जो पेरिफेरी में अंदर बनाएंगे वो एपिडर्मिस को आएगा, तो मतलब डिपेंड करता है कि किस पार्ट का सेल है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व करता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है आप देखो, अब देखो बेटा एक बात दिमाग में रखना, चैप्टर थोड़ा सा क्या है ट्रिकी इसलिए कि उसमें जो डेफिनेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है मुझके। हम समझ गए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, ओपन टाइप ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू द सीनेसेंस। क्या देखो एक प्लांट जो होता है वो उसमें उसकी शुरुआत कैसे होती है, चाहे कितना ही बड़ा आपको बरगद का पेड़ दिख रहा हो, आपको जो है पीपल का पेड़ दिख रहा हो, एक छोटा सा सीड जो है वो शुरुआत करता है, ठीक है। तो सीड के अंदर हुआ जर्मिनेशन, उससे सीडलिंग बना, सीडलिंग ने ग्रो करना शुरू किया, यंग प्लांट बना, फिर प्लांट ने अपने आप को ग्रो किया, फिर प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ हुआ प्लांट में और एक बड़ा सा पेड़ बन गया, ठीक है। और इस पेड़ का अपना जीवन काल होगा, मैंने कहा मान लीजिए पेड़ का जीवन काल 100 वर्ष का है, 150 वर्ष का है, तब तक वो जीवित रहेगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा पेड़, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये कि उसके पूरे जीवन काल में कई सारे परिवर्तन हुए हैं। पहले तो सीड का जर्मिनेशन हुआ है, यंग सीडलिंग बना, उसने प्राइमरी ग्रोथ किया, फिर सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, उसके बाद उसमें लीफ कई सारे जो है वो फ्लावरिंग हुआ, फ्लावरिंग के बाद उसमें फ्रूटिंग हुआ, फल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो कई सारी फेज से गुजर रहा है वो, है ना। तो ये सारी फेजेस एक साथ कहलाती हैं डेवलपमेंट कहलाती हैं, ठीक है। ये टिश्यू ऑर्गन लेवल पे भी एप्लीकेबल होता है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि, और दिस इज द पॉसिबल क्वेश्चन फॉर नीट की, ये नीट का बेटा संभावित क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आईएमपीए, ठीक। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ
टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। क्या देखो सिंपल सी बात है, हो सकता है यंग प्लांट, जो तरुण पौधा होता है, यंग प्लांट होता है, यदि आप देखेंगे कोई भी बीज प्लांट को आप उगाएंगे तो शुरू की 2 पत्तियां आपको एक समान, सभी पौधों में लगभग एक समान दिखाई पड़ेंगी। उसके बाद आपको जो शुरुआती पत्तियां निकलेंगी वो आपको लगभग एक समान दिखाई पड़ेंगी और वो पत्तियों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन जब प्लांट मैच्योर करेगा तो उसकी लीफ आपको दूसरे प्लांट से एकदम डिफरेंट दिखाई पड़ेंगी, दूसरी स्पीसीज से वो डिफरेंट दिखाई पड़ेंगी। तो वास्तविकता ये है कि प्लांट जिस तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो करता है उस तरह के ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस करता है। तो वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है और वही कहलाता है प्लास्टिसिटी कहलाता है। उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? द प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। जैसे प्लास्टिक क्या होता है? किसी भी फॉर्म। प्लास्टिक से आप डब्बा बना लीजिए, प्लास्टिक से पानी की बोतल बना लीजिए, प्लास्टिक से आप पेन बना लीजिए, प्लास्टिक से आप जो चाहे वो बना लीजिए। तो एसिड सेल्स जो किसी फॉर्म में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ। के पौधे अपने पर्यावरण के अनुसार, अपने जीवन काल के अनुसार जो है वो अलग अलग पाथवे को अपनाते हैं और वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोफाइल इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लर्कस्पुर। क्या? हेट्रोफाइल इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर के। तो लार्कस्पुर में, कोरिएंडर में और कॉटन में जो हेट्रोफाइली होता है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल प्लास्टिसिटी। और ये एग्जांपल आपको याद रखना है, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर के, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए आप ना, जुवेनाइल लीफ देखिए, एडल्ट लीफ देखिए। आप प्लांट ए में के पहले हम देख रहे हैं लर्कस्पुर में, देख रहे हैं हमके लार्कपुर भी कहते हैं इसको, एस साइलेंट होता है इसमें, तो लार्कपुर कहते हैं इसको हम, या लर्कस्पुर बोलते हैं। तो लार्कपुर में आप देख रहे हैं कि शुरुआती जुवेनाइल लीफ जो थी वो किस तरह की थी बेटा, वो और एडल्ट लीफ में क्या फर्क हम देख रहे हैं। ये चले शुरुआती लीफ जो थी वो एडल्ट लीफ इस तरीके के। लेकिन यदि प्लांट जो है, प्लांट क्या हुआ बेटा, हमने देखा इसमें कि हमने देखा पे कि जो प्लांट है उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो उसके अंदर जो जुवेनाइल लीफ और एडल्ट लीफ में क्या फर्क है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होगा तो जुवेनाइल लीफ किस तरह का होगा, एडल्ट लीफ जो है वो वाटर हैबिटेट में था तो किस तरह का होगा। तो हम देखा ए में लर्कस्पुर को शो कर रहे हैं, बी में हम बटरकप को शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हैबिटेट के अकॉर्डिंग। अब हमको पता है, हमने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है हमने कि कहाँ स्टोमेटा मिलेंगे अधिक हमको, एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन कहाँ होती है, इपीस्टोमेटिक कंडीशन कहाँ होती है, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन कहाँ होती है, कहाँ वेस्टल स्टोमेटा होते हैं, कहाँ क्यूटिकल कितना मोटा होगा, लीफ डिसेक्टेड कहाँ मिलेंगी। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना? वही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि भाई डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी डेवलपमेंट, कहने का मतलब ये। ठीक है, चलिए, in such plant the leaves of the juvenile plant are different in shape for those on the mature plant. On the other hand, different in shape of leaf produced in air, those produced in water. In buttercup also present the heterophilous development due to environment। के तो मैंने क्या कहा आपसे कि वो कह रहा आपसे कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट शेप ऑफ लीफ के होते हैं वो वायु में जैसे बने हैं अपने, तो वाटर में जो है वो, तो यहाँ पे ये अपना हेट्रोफाइलस कंडीशन को शो करता है। वाटर के अंदर, एयर के अंदर जो है डिफरेंस हमको देखने मिल सकते हैं लीफ के शेप में के। तो मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप है ना, लीफ का जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से डेवलप होना, वो हेट्रोफाइली कहलाता है, विषम पत्रिता कहता है इसको, हिंदी बोलते हैं विषम पत्रिता बोलते हैं, हेट्रोफाइली कहते हैं के। और दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसिटी के। तो हेट्रोफाइली इज दी, दिस इज द आईएमपी। ठीक है, पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के। तो हेट्रोफाइली इज एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसिटी। क्लियर? अब thus growth, differentiation and development are very closely related events in the life of the plant। के प्लांट ग्रो किया, प्लांट डिफरेंशिएट किया और फाइनली हमने क्या बोला, दोनों का आउटकम क्या हुआ, आउटकम जो हुआ वो डेवलपमेंट के फॉर्म में हुआ। के तो डेवलपमेंट इज दी सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट जो होता है वृद्धि और विभेदन का जो है वो सम होता है, कुल योग होता है। क्लियर? ठीक है, डेवलपमेंट इन प्लांट। अब इसमें क्या बेटा, सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हो ग्रोथ हो रहा है, आप बोल रहे हो डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या? तो कुल मिलाकर जो भी परिवर्तन प्लांट की लाइफ में हुए वहां पर कोई ना कोई केमिकल इंड्यूसर रहे होंगे, कोई ना कोई फैक्टर रहे होंगे, कोई ना कोई बाहरी कारक रहे होंगे कि कब फ्लावरिंग हो रहा है, कब कब जो है वो उसके अंदर फ्रूटिंग हो रहा है। तो सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए जो है वो हम कहते हैं कि इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक फैक्टर जो है रोल प्ले करते हैं। इंट्रांसिक फैक्टर क्या होते हैं? वो होते हैं सेल के अंदर वाले जेनेटिक फैक्टर की हम बात करते हैं। ठीक है,
फिर जो सेल के बीच में, सेल से बाहर है, वो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं, वो रोल प्ले करते हैं। बाहर के एक्सटेंसिव फैक्टर क्या होते हैं, वो लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, वाटर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, ये एक्सटेंसिव फैक्टर में आते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सटेंसिव फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंसिव फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंट्रेंसिव फैक्टर में क्या हो गया बेटा, आपके हार्मोन्स आ गए जो सेल के बाहर होते हैं। ठीक है, और जो डीएनए आ गया जो सेल के अंदर होता है, तो डीएनए के इंडक्शन पे जो केमिकल्स बनेंगे वही केमिकल हार्मोन के रूप में काम करेंगे, जो कभी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, कुछ केमिकल ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। तो ग्रोथ, इनको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि व्हाट आर दी फाइटो हार्मोन्स, ये क्या चीज होते हैं। ठीक है, और फाइटो हार्मोन्स क्या चीज होते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं यहां पे। तो देखिए हम अरे अब हम कहां एंटर कर रहे हैं बेटा, अब हम एंटर कर रहे हैं फाइटो प्लांट हार्मोन वाले हिस्से में एंटर कर रहे हैं। अभी तक हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंतर को समझ रहे थे, कि बड़ा डिटेल में देखा है एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए इसको समझना जरूरी था। और मैंने देखा है कि एम्स के अंदर एसर्सन रीजन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। कई बच्चों को ये बोला है सर क्या एम्स के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं क्लियर कर दूं आपको, जैसे ही नीट का एग्जाम आपका होगा बेटा, उसके बाद देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर्स हैं वो एम्स के लेवल पर हैं। लेक्चर जो है उसमें हम एम्स का पूरा कुछ कवर कर रहे हैं, लेक्चर में, डेली प्रैक्टिस शीट के अंदर एमसीक्यू पूरा कवर कर रहे हैं। रही बात एसर्सन रीजन की, तो आपका जो नीट का एग्जाम होने से लेकर एम्स का एग्जाम होने के बीच में आपकी कई क्लासेस होंगी जो एसर्सन रीजन के लिए होंगी। केवल और केवल एसर्सन रीजन के आपके लेक्चर्स लगेंगे, जिनमें हम जो एम्स में ऑलरेडी जो एसर्सन रीजन आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपके जो आपको शीट दी जाएंगी उन शीट को डिस्कस करेंगे। आपके मतलब मैं आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, जब तक आप जो है सिलेक्ट ना हो जाए तब तक मैं आपके पीछे लगा हुआ हूं, क्योंकि मेरा कमांडो हार नहीं सकता है। ठीक है, चलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो ये क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं बेटा, बेसिकली स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स कंपोजिशन होते हैं। याद रखना हार्मोन वर्ड जनरली हम एक लेवन वाला वर्ड यूज करते हैं, प्लांट हार्मोन्स के। हार्मोन की डेफिनेशन टेक्निकली बायोलॉजी में होती है, जो एंडोक्राइन के सिक्रेशन है वो हार्मोन के, पर ये डेफिनेशन बॉटनी में लागू नहीं होती। बॉटनी में हम इनको फाइटो हार्मोन बोले या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोले, इनको बात सेम है। क्या कहा मैंने, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा इंडोल कंपाउंड होते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसको हम ऑक्सिन बोलते हैं, इनको हम ऑक्सिन कहते हैं। ये दी जाती इंडोल 3 एसिटिक एसिड IA कहते हैं, या इंडोल कंपाउंड्स होते हैं इनको हम ऑक्सिन कहते हैं। दूसरे होते हैं एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं, जिनको हम काइनेटिन बोलते हैं या जिनको हम साइटोकाइनिन बोलते हैं, ये होते हैं साइटोकाइनिन कहलाते हैं। ठीक है, फिर होते हैं डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड होते हैं एब्सिसिक एसिड और ABA है पे कि जिब्रेलिक एसिड टर्पीन्स होते हैं। जो जिब्रेलिक एसिड होता है जिब्रेलिन बोलते हैं इनको हम। एक गैसेस हार्मोन होता है इथाइलिन। इथाइलिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी फ्रूट राइपनिंग। फलों के पकने में इथाइलिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इथाइलिन एकमात्र हार्मोन है जो गैसेस नेचर का होता है, जो प्लांट के अंदर बनता है, गैस के फॉर्म में बनकर बाहर रिलीज होता है। इट इज द गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, इथाइलिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड ऑन प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज। प्लांट हार्मोन कहते हैं इनको हम, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब यह है बेटा कि प्लांट के अंदर हमने कहा, देखो डीएनए के बारे में तो हमने कहा कि डीएनए तो प्लांट का अपना स्पीसीज पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ देयर आर सम केमिकल्स दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या, तो वो जो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में केमिकल रोल प्ले करते हैं वो कहलाते हैं फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, देखो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करने वाली कैटेगरी क्या है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। भूलना नहीं, साइटोकाइनिन के ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। के और जो ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं, वो क्या है, वो है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। ठीक है, इथाइलिन को शॉर्ट में ETH लिखते हैं हम। ठीक, एक ग्रुप होता है जो ग्रोथ प्रमोटिंग होता है, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जैसे कि सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, सेल का इनलार्जमेंट करेगा, पैटर्न फॉर्मेशन कराएगा, ट्रॉपिक ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, अब ये सब क्या होता है, ट्रॉपिक होता है जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फ्लावरिंग करवाएगा, फ्रूटिंग कराएगा, सीड फॉर्मेशन कराएगा। इस ग्रुप में क्या क्या आता है, इस ग्रुप में आता है ऑक्सिन आता है इसके अंदर, IA ऑक्सिन आता है इस ग्रुप के अंदर, जिब्रेलिक एसिड आता है इसके अंदर और साइटोकाइनिन इसके अंदर आता है।
ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहलाते हैं, देखिए लिखा हुआ ऑक्सीजन जिबरेलिन साइटोकाइन, आईएमपी है ना। ठीक, दूसरे ग्रुप में क्या आता है, दूसरे ग्रुप में आते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी करने वाले केमिकल आते हैं, और ये वो केमिकल होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। ये जो प्लांट है उसको डोरमेंसी बनाए रखने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये फ्लावर को गिरा देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस की कंडीशन में लीफ फॉल करवाते हैं, लीफ फॉल करवाएंगे, प्री में फ्रूट फॉल करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो पका हुआ फल भी गिर जाएगा इस तरीके से। तो इथाइलिन हुआ, एब्सिसिक एसिड हुआ, ये सब ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसमें एब्सिसिक एसिड रोल प्ले करता है, इथाइलिन भी रोल प्ले करता है। ठीक है, दीज आर दी ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एब्सिशन का मतलब होता है फॉल ऑफ लीफ एब्सिशन बोलेंगे उसको हम, फॉल ऑफ फ्रूट एब्सिशन बोलेंगे। ठीक है, और डोरमेंसी मतलब सुप्त अवस्था के, प्लांट जो है वो सुप्त अवस्था में रहता है। याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन कहता है जब प्लांट को वाटर की डिफिशियंसी होती है तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करवाता है। याद है आपको एक्टिव पोटेशियम आयन एंड हार्मोन रेगुलेशन थ्योरी, उसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व था, एब्सिसिक एसिड इन्वॉल्व था। ठीक है, चलिए, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने जो है वो डेवलपमेंट को, डिफरेंशिएशन को, रीडिफरेंशिएशन को, इन फंडामेंटल्स को हमने समझा, और हमने देखा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे बेटा, एक एक करके हम पहले हम लेंगे किसको, ग्रोथ प्रमोटर को लेंगे, पहले ऑक्सीजन को समझेंगे, पूरे इसका रोल समझेंगे हम, क्या रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन देखेंगे, देन जिब्रेलिन, देन इथाइलिन, देन उसके साइटोकाइनिन, देन एब्सिसिक एसिड एंड देन दी इथाइलिन के। उसके बाद फोटोपरेडेज, वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे। पढ़ने को काफी कुछ है अभी के, पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। चलिए, तो अब बात करते हैं हम पहले उन क्वेश्चंस की जो आपको मैंने होमवर्क के रूप में दिए थे, और अब आप चेक कीजिएगा कि आपने उनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दो पौधों को हमने एक क्लिनोस्टेट, अब देखो क्लिनोस्टेट क्या होता है बेटा, क्लिनोस्टेट एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसका उपयोग हम जो है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जिसका उपयोग हम जो है वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए करते हैं। ठीक है ना, ये वो इक्विपमेंट होता है। और मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एक गमला लेते हैं इस तरह का, हम बेटा के ऐसा गमला होता है प्लांट का, उसको हम इक्विपमेंट में लगा देते हैं, और ये इक्विपमेंट लगातार गमले को ऐसे गोल गोल घुमा रहा होता है। और ऐसा इसलिए करता था कि ऑक्सीजन, प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पर हो सके। प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म, यानी तना जो है वो लाइट की ओर बढ़ता है और जड़ें जो है जमीन की ओर जाती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है ऑक्सीजन उसके, और ऑक्सीजन का जो है, अब ऑक्सीजन जब पढ़ेंगे तो विस्तार से इस पर बात करेंगे। अभी हम इतना समझ गए क्लिनोस्टेट एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें कि हम गमले को लगाने के बाद लगातार रोटेट करते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फिर स्टेम जो है वो आसमान की ओर नहीं मुड़ेगा, सीधा बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। तो इसका मतलब अब देखो क्या है, एक क्लिनोस्टेट ए को रोटेट किया तो ये इस पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को आप नल कर लोगे, आप नील कर लोगे। यहां पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नील हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ लाइट भी नील हो जाएगा। कारण उसके पीछे ये है कि यहां पर लगातार आप जो है उसको क्या कर रहे हैं, आप लगातार उसको जो है रोटेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को ये, यानी जो तना होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है और रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को आप यहां पर नल कर रहे होते हैं। ठीक ना, ठीक। जब बी वाले को आपने यदि ऐसा रख दिया, आपने हॉरिजॉन्टल रख दिया, कुछ मूवमेंट नहीं किया, तो ऑक्सीजन नीचे इकट्ठा होगा और जो है वो स्टेम जो है वो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा और रूट जो है वो नीचे की ओर आ जाएगी बेटा। ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए में रूट और स्टेम जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करेंगे और बी में रूट जो है वो नीचे की ओर जाएगी और स्टेम अपवर्ड जाएगा। आंसर इज सेकंड के। अब बताओ सच बेटा कितने बच्चे सही किए। अब आप बोलोगे सर बताया नहीं, पढ़ाया नहीं। अरे भाई ये बेसिक्स है, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बेसिक्स है, ठीक है ना, मालूम होना चाहिए चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ के, वृद्धि के सापेक्ष के संदर्भ में आप सही कथन को पहचानिए। देखो बेटा कभी गलती मत करना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट पूछा है ना, ठीक है। इट इज ए रिवर्सिबल, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, ये गलत हो गया। ठीक है, growth is irreversible, permanent increase in size and organ and its part. Okay, it is accompanied by metabolic process that occurs without the expense of energy. ये भी it is the with expense of energy. metabolic process में ऊर्जा खर्च होती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है,
प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट, ये सही है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधों में हमको जो है वो मेरिस्टेम देखने मिलते हैं ग्रोइंग पॉइंट पर, इसलिए पौधों में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। एक्सपांशन ऑफ लीफ कैन नॉट बी ग्रोथ कॉल्ड एज ग्रोथ, ये भी गलत है। अरे देखा हमने लीफ की ग्रोथ को भी, लीफ के एक्सपांशन को भी हम ग्रोथ में शामिल करते हैं बेटा, है ना। तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो हम 3 बोल सकते हैं, 3 इज द राइट आंसर, है ना बेटा। ठीक है, कितने बच्चे सही किए फटाफट बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच इक्वेशन विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व के। अब ये तो बेटा याद रखने वाला है, पढ़ाया हुआ डिस्कस की हुई चीजें, तो क्या होगा बेटा, आंसर इज 3 इज द राइट। अब ये तो देखो, ये याद नहीं रखोगे एक्सपोनेंशियल का और जो है आप अर्थमेटिक ग्रोथ का, यदि आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो गलती कर रहे हो बेटा, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फिनोमिना इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम, एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं बेटा लगातार, ठीक है ना। ठीक, क्या आंसर है इसका बताओ, इसका आंसर है हेट्रोफाइली इन बटरकप इज द राइट आंसर, एनसीईआरटी खोल के देखिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल के, यानी पौधे के द्वारा नए प्लांट मटेरियल को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है पर एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एक बाउंसर क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफिशिएंसी इंडेक्स की प्लांट जो भी न्यूट्रिएंट को लेता है, मेटाबॉलिज्म में यूज करता है, उससे वो कितना नया मटेरियल प्रोड्यूस करता है, उसे इफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं, क्लियर। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चन जो आपको कराए थे मैंने, है ना। कितने बच्चे जो 5 में से 5 सही किए बताइएगा जरूर। चलिए अब आज के क्वेश्चन, आज भी काम मिलेगा, करना पड़ेगा, है ना बेटा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, तो पढ़ना पड़ता है बेटा, है ना। मेहनत नहीं करेंगे कैसे काम चले के। बच्चों को क्या लगता है, अभी बता दूं मैं आपको कि कई बच्चों का ऐसा ओपिनियन है कि बायोमेंटर्स की क्लासेस लेंदी हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं सर, ठीक है, सर जो है वो बहुत डिटेल में जाके पढ़ाते हैं। अब बताओ, कोई आप एक मिनट के लिए बच्चे को बताओ, सोच, कोई भी बुद्धिमान आदमी ऐसा क्यों करेगा। 2 ही कारण हो सकते हैं, एक तो पागल हो, अब जिसको पागल मानना है मान ले भाई। दूसरा ये कि इसको पता है कि सर कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं, सर को मालूम है कि हमें यदि एक्सीलेंस के लेवल पे जाना है, हमें टॉपर बनना है, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टॉपर बनना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आप सोचे घिसटते हुए कहीं पहुंच जाएं तो बात अलग है। यहां पर हम पढ़ाते हैं AIR 1 के लिए पढ़ाते हैं, okay? हमें यहां पे प्रोपेगेंडा के लिए नहीं पढ़ाते हम कि 1 शॉट डाल दिया, 2 शॉट डाल दिया कि 3 लेक्चर 2 लेक्चर, नहीं, यहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। कारण उसके पीछे ये एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा बेटा सब रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि बेहतर रैंक पे, देखो पिछली बार बायोमेंटर कमांडो बेहतर रैंक लेके आए, ठीक है। अब 168 तैयार है, हमारे कुछ कमांडो ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो चुका बायोमेंटर साथ में कि वन ऑफ द कमांडो अंडर 100 रैंक में आया के एक, लेकिन उसने हमको मतलब जो भी रहा हो कारण पर्सनल, अब मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में ज्यादा, लेकिन ये कि हाँ ऐसा होता है हमारे साथ में। अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि हमारे कुछ कमांडो, सिलेक्टेड कमांडो जो सक्सेस स्टोरी के अंदर भी हैं, ठीक है, दे आर इनटू सम अदर क्लासेस, कोई संपर्क किया तो उसको भी प्रमोट करने लगे वो लोग, ऐसे करते हैं लोग बात, तो सबके अपने अपने निजी कारण हो सकते हैं, और उसमें किसी को क्रिटिसाइज करने की भी जरूरत नहीं है, उसमें कुछ बोलने की, कुछ उनको टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि देखो हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी, अपना उनका सिस्टम हो, लेकिन इतना जरूर है, गुरु के आश्रम में शिष्य आता है, शिष्य को बताना पड़ता है कि ये मेरा गुरु है, ठीक है। जब कोई अर्जुन होगा ना तुम में से, तो मैं बताऊंगा कि ये अर्जुन है, ये मेरा शिष्य है। अभी तक मुझे अर्जुन नहीं मिला है, जो निकले हैं वो अच्छे अच्छे विद्यार्थी थे। चाहिए मुझे AIR 1 वाला अर्जुन, AIR 1 वाला अर्जुन चाहिए। उसके लिए मैंने बोला ना बेटा, मैं हम लोग ऐसा नहीं कि आजकल देख रहे हो आप कि 500 करोड़ की स्कॉलरशिप ना, 5 करोड़ की स्कॉलरशिप 10, हम नहीं, हम इतने अमीर है ही नहीं भाई, हम कहां से दे देंगे, हम घर घोड़ा सब बेच देंगे, अपना गाड़ी घोड़ा सब, तब भी हम नहीं दे पाई। लेकिन इतना जरूर है, प्रेम संबंध, जीवन भर का रिश्ता अव्यावसायिक तरीके से वो रख पाएंगे हम। और रही बात प्राइज मनी की, तो मैंने बोला हुआ है, लेके आओ रैंक आप, मैं कह रहा हूं आपसे, चलिए AIR 1 लेके आइए, मैं कह रहा हूं आपसे मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए,
1 से 10 को भी प्राइस दूंगा, 1 वाले को प्राइस दूंगा। आप बिल्कुल मतलब दिमाग में रखिए, इसलिए पढ़ना है बेटा हमको ये बिल्कुल है ना। अभी क्या हो रहा है, इतना कचरा हो गया है यूट्यूब पे कि आप समझ में अच्छा क्या बुरा क्या है, बच्चे भी कंफ्यूज है। अरे मैं खुद कंफ्यूज हूं कि ये क्या हो क्या रहा है, लेकिन इतनी सी बात है, हम फोकस करेंगे अपने एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पर, वहां पर हम फोकस करते हैं, बगैर डिस्टर्ब होकर पढ़ते हैं, पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इतिहास लिखना है बेटा। क्या लिखना है? हमें इतिहास लिखना है। और इतिहास कुछ लोग ही लिखते हैं, भीड़ इतिहास नहीं लिखती है, कुछ लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है के, इन अर्थमेटिक ग्रोथ अदर देन डॉटर सेल्स व्हाट हैपेंस टू दी अदर सेल्स। अब देखो, इन अर्थमेटिक ग्रोथ अदर देन डॉटर सेल्स व्हाट हैपेंस टू दी अदर सेल्स। आप ये क्या बोल रहा है, सोचो समझो बात को, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना, ये आपको दिमाग लगाना है। और पहला दे अंडरगो मैचुरेशन, दूसरा दे अंडरगो डिफरेंशिएशन, तीसरा बोथ 1 and 2, चौथा दे अंडरगो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। ठीक है, ये आपको बताना है किसके बारे में? अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में। क्लियर? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, बताइए क्या है? व्हाट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिक एबिलिटी टू रिटेन द कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पौधों में वृद्धि करने की, जीवन भर वृद्धि करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लाइफ टाइम डिफरेंशिएशन, ऑप्शन बी है एक्टिवेटर हार्मोन, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल टू यूटिलाइज एनर्जी लाइफ टाइम, और फोर्थ है मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द सेल्स आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन इन जियोमेट्रिक ग्रोथ। बताइए व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द सेल्स आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन इन जियोमेट्रिक ग्रोथ। देखो बेटा फर्क आ गया क्वेश्चन में, वहां अर्थमेटिक ग्रोथ की बात की थी, यहां पे जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात की है। ये फंडा एकदम क्लियर रखना, समझ गए? चलिए आंसर कीजिए इसका। थिकन्ड सेल वॉल, ऑकरेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेल्स के रिटायरिंग ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड एंड नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड के अब आपको बताना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो बताइए इसका इक्वेशन के, और आपको बेटा दोनों इक्वेशन भूलना नहीं है, अर्थमेटिक ग्रोथ का और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। ठीक है, फिर बताइए इन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आर का मतलब क्या है यहां पे? व्हाट डज इट डिनोट? क्या? ग्रोथ रेट, इफिशिएंसी बोथ 1 and 2 एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, आपको बताना है बेटा। ठीक है, क्लियर? तो मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए आपको होमवर्क के रूप में के, इनके उत्तर चाहिए मेरे को, है ना बेटा? और पहले 5 में कितने सही किए ये भी बताइएगा कमेंट में जरूर। पढ़ो बेटा। देखो क्या होता है, इस समय हमारे पास में जो वक्त है ना बेटा, ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं ये वो वक्त है जब इतिहास हम लिख सकते हैं या इतिहास के पन्नों में दफन हो सकते हैं। हीरो बनना है या नीचे रहना है, ये आपकी चॉइस है। इसलिए प्लीज बी सीरियस। अभी आपको बहुत लोग मिलेंगे, कोई डांस भी करता मिलेगा आपको, कोई आपको एंटरटेन करता भी मिलेगा आपको, तो अभी हमको अभी से फोकस करना है पढ़ने पर, क्योंकि यदि डांस करने से सिलेक्शन आपका होता तो मैं रोज डांस कर रहा होता यहाँ के, रोज डांस करता मैं, या भले ही ना आता हो, मैं रोज म्यूजिक लगाता, रोज आधे घंटे डांस करता है, टिंग 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 टिंग, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा, है ना? सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से होगा बेटा, इसलिए प्लीज पढ़ने पे फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.